एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एंड एकदम क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेके क्लास 12 तक के कोर्स हम आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। एज यू नो कि सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम कवर कर रहे हैं, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ नीचे, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं और आप अवेल कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी इफेक्टिव तरीके से इनहेंस कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई हम आपको एकदम फ्री में सारी चीज़ें, एकदम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। फुल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी के साथ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हम अभी कर ही रहे हैं फिलहाल में, और उसी के साथ एमसीक्यू, एजर्शन, रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सो ऑन। सारी चीजें अपने एंड से आपको प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपकी लर्निंग कहीं भी रुके नहीं, चलती रहे और चलती रहे। ठीक है, तो भैया क्या करना है, सभी को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। अभी तक नहीं किया तो भाई बहुत गलत बात है, फटाफट से सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की जो क्लास है, जैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सभी स्टूडेंट्स को लाइक करना है, शेयर करना है, तो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि शुरू कर रहे हैं हम लोग एक नया सवाल, एक नया एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में भाई जिन्होंने भी अटेंड करी होगी पिछली क्लास, उनको मालूम होगा कि हम लोगों ने एक नई कैश बुक बनाना सीखा था जिसका नाम था डबल कॉलम कैश बुक। राइट, मजा आया था, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था। राइट, आज क्या करेंगे, उसके आगे के सवाल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिस हमें जारी रखनी है अभी। राइट, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स 1, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक को हम लोग बनाना सीख रहे हैं फाइनली। राइट, और वो भी कौन सी, डबल कॉलम कैश बुक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 2। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आ जाइए, आज क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से डिस्कस करेंगे साथ में मिलके। तो भाई रेडी हो जाइए, यदि अभी तक नहीं लाए हो कॉपी पेन तो जाइए जल्दी भागकर और अपनी नोट्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, स्केल सब कुछ अपना रेडी कर लो, फटाफट से फॉर्मेट बना लो, क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट, तो सब लोग रेडी हैं, लगा लूं क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से लाइक शेयर कर दो भाई जल्दी से, जिसने अभी तक नहीं किया फटाफट लाइक शेयर कर दे, तो हम फिर शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए शुरू करें। चलो तो भाई आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। आराम से क्वेश्चन पढ़ो पहले, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। वही सेम मेथड, वही सेम तरीका जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज किया था। कुछ नए कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में भी थे और कुछ नए कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा नया नया सिखाऊंगी जो आपको लगेगा कि भाई ये जरूरी था। एग्जाम के बेस्ड पर सारे क्वेश्चंस हैं आपके, है ना, इंपॉर्टेंट है सारी ही चीजें, और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, नए कॉन्सेप्ट आप सीखोगे। और मैंने आपको शायद पिछली क्लास में भी कहा था, उससे पहले भी कहा है कि जो डबल कॉलम कैश बुक बनाने के जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं या जो तरीके हैं, टोटल 11 पॉइंट्स में मैंने आपको बताए थे। वो 11 पॉइंट्स आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस में यदि लाना है, अभी तो आए नहीं होंगे इतने जल्दी क्योंकि अभी हमने एक ही क्वेश्चन किया, आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो यदि आप इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में लाना चाहते हो तो वो 11 पॉइंट्स आपको नोट्स बना के रखना है और उसको साथ में लेके बैठना है। ठीक है, राइट, तो आई होप सभी के नोट्स, वोट्स, कॉपीज सभी रेडी है, फॉर्मेट रेडी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ विनोद फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। राइट, तो भैया ये आपको ट्रांजेक्शन दिए हैं 2023 के 1 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक के आपको ट्रांजैक्शन दिए हैं। आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। ठीक है, तो चलिए फॉर्मेट सबको मालूम है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं भाई अपना फॉर्मेट। आई होप सभी के फॉर्मेट रेडी हो चुके होंगे। शुरू करें तो फिर देख ले पहला ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होगा। चलो, तो सबको पता है ये डेबिट साइड होता है, यहाँ पे हम लोग जो पैसा हमें रिसीव हो रहा है कैश और बैंक दोनों के माध्यम से वो रिकॉर्ड करेंगे, और जो आपका क्रेडिट साइड है यहाँ पे पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे जो कैश में करी या बैंक से करी। डन। चलिए भैया
अब आ जाओ, पहला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, 2023 1 अक्टूबर को 2 दिए हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मतलब क्या है, ये बैलेंस दिया है पिछले साल का या पिछले महीने का, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर का, इसका मतलब ये सितंबर का आपका बैलेंस रहा होगा, पिछले महीने का, जो अब इस महीने पे आप क्या कर रहे हो, ब्रॉट डाउन करके लाओगे, ठीक है। तो कर ले भैया बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहाँ पे, यहाँ पे करेंगे 2, क्या लिखेंगे भैया, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग लाइन बना लेते हैं, ये हो गया भैया आपका लेजर फोलियो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, बैलेंस को ब्रॉट डाउन, क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, देखो पहले तो हमें ईयर दिया है 2023 1 अक्टूबर, राइट। चलो तो कैश और बैंक दोनों का है, तो कैश वाला कैश कॉलम में, बैंक का बैलेंस बैंक कॉलम में जाएगा। कितना दिया है, 25,000 और 75,000, है ना, 25 एंड 27,000। चलो तो लिख लेंगे कैश कितना है 25,000 और बैंक में कितना है 75,000। डन, समझ गए, ये कर लिया हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक और कैश, है ना, कैश 25 और बैंक 75। डन, समझ में आ गया, पहला ट्रांजैक्शन हो गया 1 अक्टूबर का ना, दोनों 1 अक्टूबर के थे, हमने कर दिया। अब आ जाइए भैया 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं हम, ब्रॉड गुड्स अगेंस्ट चेक, चेक के माध्यम से, मतलब आपने कुछ खरीदे, गुड्स आपने कुछ खरीदे हैं, चेक से खरीदे हैं, 15,000 के गुड्स खरीदे हैं चेक पे, मतलब जो पेमेंट करी है वो आपने चेक से करी है, बैंक से पैसा आपका चला जाएगा। पेमेंट साइड पे बैंक के कॉलम में हम लोग लिखेंगे, और आपने गुड्स खरीदे हैं तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, बैंक से आपने मतलब पेमेंट करी है चेक से, तो 15,000 बैंक के कॉलम में लिख देंगे। और डेट कितनी दी है स्टूडेंट्स हमें, 7 अक्टूबर, और अमाउंट 15,000 हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर। डन, चलिए ये हो गया हमारा। अब आ जाइए 8 अक्टूबर पे। तो 8 अक्टूबर पे हम लोगों ने क्या किया है, बॉट गुड्स, अगेन गुड्स आपने खरीदे, गुड्स आपने खरीदे हैं। 8 अक्टूबर को आपने अगेन गुड्स जो है वो खरीदे हैं, कितने, 5,000 के। तो देखो अब यहाँ पे बॉट गुड्स तो दिया है, इसका मतलब ये आपने कैश में खरीदे हैं। जब भी बैंक से खरीदते हैं चेक पे तो आपको डायरेक्टली सब कुछ मतलब क्लियरली दे के रखते हैं कि भाई आपने चेक से खरीदे, बैंक से खरीदे, लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो समझ लेना ये कैश पे खरीदे होंगे, ठीक है। और यदि 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 किसी व्यक्ति का नाम होता है तो समझना फिर उधारी पे खरीदे। यदि ऐसा होता कि बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, ऐसा दिया होता तो मानना वो उधारी पे है, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं दिया, कैश पे खरीदे ये भी नहीं दिया, बैंक से खरीदे ये भी नहीं, तो मान लेना कुछ भी नहीं दिया, मतलब वो कैश पे ही खरीदे हैं, ठीक है। चलो कैश पे खरीदे अगेन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, क्योंकि पेमेंट करी है आपने तो पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट, राइट। 8 अक्टूबर, और जो अमाउंट है, अमाउंट कितना दिया है हमें, अमाउंट 5,000 दिया है, राइट, 5,000, राइट। तो चलिए इसको लिख देंगे कितना, 5,000 कैश हमारा हमने पेमेंट कर दी है, ओके। चलिए नाउ 10th अक्टूबर, 10th अक्टूबर को क्या करें, अब पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर ऑनर्ड, एक पोस्ट डेटेड चेक आपको मिला है, इशू किया है आपने, है ना, एक पोस्ट डेटेड चेक आपने क्या किया है, इशू किया है। तो भैया इसकी क्या एंट्री होगी, एक पोस्ट डेटेड चेक जो था पहले, अब वो मिल गया है, मतलब एक आपके पास पोस्ट डेटेड चेक था पहले का, वो अब आपको आपने इशू करा है। इशू का मतलब आपने किसी को दिया है, मैंने आपको बताया रिसीव करना मतलब आपको जो चेक मिला, इशू करना मतलब आपने जो चेक सामने वाले को दे दिया, ठीक है, इशू किया। तो यदि एक पोस्ट डेटेड चेक है जो आपने इशू किया था पहले, वो अब ऑनर हो गया। देखो डिसऑनर और ऑनर में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अपोजिट है। डिसऑनर मतलब कैंसिल हो जाना, ऑनर मतलब वो एक्सेप्ट हो गया है ना, वो एक्सेप्ट हो गया है। अब समझ रहे हो ना, देखो आपने किसी को एक पोस्ट डेटेड चेक दिया होगा, इसका मतलब कि भाई मैंने, सपोज करो मैंने ही आपको एक चेक दिया था ये लिख के कि भाई ये 3 महीने के लिए आप ये रखो, 3 महीने बाद की डेट है, 3 महीने बाद पैसा मिलेगा। तो अब मान लो कि वो 3 महीने कंप्लीट हो गए, आपने उसको डिस्काउंटेड भी नहीं कराया, आपने उसको पहले डिस्काउंटेड भी नहीं कराया, और बल्कि आपने क्या किया, 3 महीने वेट किया और 3 महीने के बाद जाके बैंक में आपने डिपॉजिट किया और आपको पैसा मिल गया। तो मेरी साइड से अब वो पैसा बैंक से कम हो गया ना, जब डेट हो गई, 3 महीने पूरे हो गए, आपने पैसा निकाल लिया, मेरे बैंक से वो पैसा चला गया, है ना।
यही होता है इसका मतलब कि जो एक पोस्ट डेटेड चेक था जो आपने इशू किया था, किसी को दिया था, पोस्ट डेटेड था, 3 महीने बाद की यदि डेट डली थी उस पर, अब वो क्या हो गया, ऑनर हो गया, है ना। पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर, पहले आपने इशू किया था, अब वो ऑनर हो गया, मतलब अब वो बैंक में उसने डिपॉजिट कर दिया और उसको पैसा मिल गया, इसका मतलब आपका बैंक से पैसा कम हो गया। तो पेमेंट साइड लिखोगे, बैंक से जो पैसा कम हो गया क्योंकि आपके बैंक से पैसा कट गया है, कितना, 50,000। अब पोस्ट डेटेड चेक है तो इसकी एंट्री हम किस नाम से करते हैं, इसकी एंट्री हम करते हैं बिल्स पेबल के नाम से, ठीक है। एक नई चीज है, इसको याद रखना, किस नाम से करेंगे, बाय बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट। बैंक से वो पैसा चला गया तो बैंक में 5,000 आपके कम हो जाएंगे। और डेट आपको कितनी दी है, 10 अक्टूबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेट क्या लिख देंगे, 10 अक्टूबर। अब आप सोचोगे मैम बिल्स पेबल अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, अब देखो वो जो चेक था एक तरीके का डॉक्यूमेंट था, उस पे पैसा आज नहीं हमें देना था, आज हमारे बैंक से नहीं कटा, वो 3 महीने बाद का कटना था, वो 3 महीने बाद कट गया, ठीक है। 3 महीने बाद वो पैसा हमारे अकाउंट से कम हो गया, तो इस तरीके की चीजों को बोलते हैं बिल्स पेबल। जो बिल हमें 3 महीने बाद पे करना है, एक तरीके, वो बिल वैसा बिल नहीं है जो आपको सामान खरीदने जाते तो आपको एक बिल मिलता है, वो वैसा बिल नहीं है। ये बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का मतलब एक ऐसे डॉक्यूमेंट जिसपे या तो आपको पैसा देना है तो वो बिल्स पेबल कहलाएगा, और यदि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आपको पैसा मिलेगा तो वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। समझ गए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट यदि आपको एक समय बाद, सपोज 3 महीने बाद यदि वो उस डॉक्यूमेंट पर आपको पैसे देने हैं किसी को तो वो बिल्स पेबल है। और यदि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे 3 महीने बाद आपको किसी से पैसा मिलेगा तो वो डॉक्यूमेंट बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। डन, राइट। तो अभी ये फिलहाल हमारे साइड से तो एक ऐसा पोस्ट डेटेड चेक एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट है जिसपे हमें सामने वाले को पैसा देना था, अब उस दे चुके हैं, वो पैसा हमारे बैंक से कट गया, 3 महीने पूरे हो गए तो हमने बिल्स पेबल कर दिया, पे कर दिया, बैंक से हमारे 5,000 कट गए। डन, समझ आ गया। चलो ये हो गया भैया 10 अक्टूबर का। अब आ जाओ 14 अक्टूबर को, पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। आपने कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है वो पे किए हैं, ना कैश लिखा है और ना बैंक लिखा है, तो भाई इसको क्या मानेंगे कि आपने कैश में ही पे किए होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेमेंट के साइड लिखेंगे बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट, कैश में ही पे किए होंगे। कितने, अमाउंट कितना दिया है 150 और डेट दी है 14 अक्टूबर, ठीक है। तो 150 आपके कैश में कम हो जाएंगे और डेट है 14 अक्टूबर। डन स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट आ जाओ भैया। 18 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं, रमेश हु ओन्ड 5,000 बिकम बैंकरप्ट एंड पेड अस 50 पैसा इन अ रुपी, ठीक है। अब देखो एक रमेश नाम का व्यक्ति था जिससे हमें 5,000 रुपए लेने थे, क्या करने थे, उससे हमें 5,000 लेने थे भैया, वो हमारे डेटर था, हमारे पास से उधारी करके गया था, 5,000 हमें उससे लेने थे। अब वो भैया बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट मतलब समझते हो ना, जिसके पास कोई पैसा नहीं बचता, इंसॉल्वेंट हो गया है ना, इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब उसके पास कोई पैसा नहीं बचा, बैंक करप्ट है, ठीक है। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब उसके इतनी उधारी हो गई, इतनी उधारी हो गई है कि अब उसके पास 1 रुपए भी नहीं बचा कि वो लोगों की उधारी को पे कर सके। अगेन आपके पास भी उधारी थी उससे, 5,000 आपको भी लेने थे, पर अब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी को पे नहीं कर पा रहा है। तो कोर्ट के द्वारा फिर उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम वीलाम करके और सब फलाना ढिकाना, पूरी एक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता है, जैसे उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ है, उन सबको कोर्ट बेच के सारी प्रॉपर्टी को नीलाम करके जो भी फिर पैसा आता है, जो भी पैसा आता है थोड़ा बहुत, उससे क्या करती है, जितने भी उसकी उधारी थी उसका पूरा तो उधारी नहीं चुका पाती है, पर थोड़ी थोड़ी सबकी उधारी चुकाने की कोशिश करती है। कोर्ट की प्रोसेस है ये, ठीक है, क्योंकि भाई वो तो हो गया पूरा तरीके से क्या, इंसॉल्वेंट। उसके पास एक इंसॉल्वेंट मतलब जिसके पास जीरो बैलेंस है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जीरो पे आ चुका है, 1 रुपए भी नहीं है, जैसे तैसे उसकी बची कुची प्रॉपर्टी को कोर्ट बेचता है, नीलाम करता है, और फिर जो भी पैसा बचता है उसमें से सभी उधारी को पूरा तो पे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जिसको 100 देने थे उसको 50 देके काम चला लिया, जिसको 50 देने थे उसको 20 देके काम चला लिया, लाइकवाइज। अब ये 50-100 तो मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो अगेन वही है, रमेश नाम का जिससे 5,000 आपको लेने थे, भाई वो बैंक करप्ट हो गया, अब वो आपको 50 पैसा 1 रुपए पे दे रहा है, मतलब जहां 1 रुपए देने थे वहां वो सिर्फ 50 पैसा दे रहा है,
समझ रहे हो, जहां पूरा आपको 1 रुपए देना था उसको, मतलब वो आपको पूरा 1 रुपए देता, अब वो 1 रुपए की जगह 50 पैसे दे रहा है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे की जगह वो 50 पैसे दे रहा है, मतलब देखा जाए तो वो पूरे अमाउंट का सिर्फ 50% दे रहा है कि नहीं। 1 रुपए का यदि 50% दे रहा, 50 पैसे दे रहा है 1 रुपए में, यदि वो सिर्फ आपको 50 पैसे दे रहा है, इसका मतलब वो आपको 50% अमाउंट दे रहा है। तो यदि हम पूरे अमाउंट का देखें, पूरा अमाउंट 5000 है, तो 5000 का 50% देगा मतलब 2500 देगा, है कि नहीं। इसका आधा मतलब 5000 का आधा मतलब 2500। अब वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 दे रहा है, और काय से दे रहा है, पेड बाय पैसा, ठीक है, ये आपको दे रहा है, और इसमें आपने डिस्काउंट, अच्छा ये तो दूसरे की एंट्री है, ठीक है। तो इससे आपको 5000 लेने थे, पर अब वो आपको 50 पैसा ही दे रहा है। इसका मतलब आपको पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा अब आपको रिसीव हो रहा है, लेकिन किस नाम से होगा, रमेश के नाम से ही होगा, रमेश के नाम से होगा, क्योंकि अदर अकाउंट में हम रमेश का ही लिखेंगे, और ये पैसा आपको 5 की जगह 2500 ही दे रहा है। तो देखो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू रमेश अकाउंट, 5000 की जगह अब वो हमें सिर्फ 2500 ही दे रहा है, तो कैश में हम 2500 लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मतलब इस ट्रांजैक्शन में स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा ना कि वो बैंक से दे रहा है कि चेक से दे रहा है, तो हमने माना वो कैश में दे रहा है, ठीक है। 18 अक्टूबर, तो यहाँ पे लिख दो कितना, 18 अक्टूबर, डन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए भैया, 20 अक्टूबर को रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर, मनोहर से आपको 7500 कैश रिसीव हुए, और आपने उसको डिस्काउंट भी अलाउ किया है 250 का। तो भैया आपको डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ जो मिला उसकी एंट्री कर दो, ठीक है। तो मनोहर से मिला है तो क्या लिखोगे, टू मनोहर अकाउंट, ठीक है, टू मनोहर अकाउंट। कितना रिसीव हुआ है आपको, कैश ही रिसीव हुआ है ना, 7500 आपको कैश रिसीव हुआ है, और डेट कितनी है हमारे पास, 20 अक्टूबर, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 20 अक्टूबर, डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाएंगे, 23 पे, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब कुछ याद आया, विड्रॉ फ्रॉम बैंक क्या बताया था मैंने, विड्रॉ फ्रॉम बैंक और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब ये दोनों ही चीजें किसके अंतर आती हैं, कॉन्ट्रा एंट्री के अंतर्गत आती हैं। ये विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ, अब देखो ये तो समझ आ गया ना, कैश जो हमारा इसका पहले वाला ट्रांजेक्शन था डिस्काउंट अलाउड का, जो 250 रुपये डिस्काउंट था, इसका हम कोई वो नहीं करेंगे, कहीं भी इसको शो नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कहीं पे शो नहीं किया। अब देखो भैया, जो 23 अक्टूबर का है, आपने क्या किया है, विड्रॉ किया है बैंक से, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री होगी, दोनों साइड होगी, कैश में भी और बैंक में भी। अब बात क्या आ रही है कि बैंक से विड्रॉ कर रहे हो, मतलब आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो भैया रिसीव हो रहा है कैश, तो यहाँ पे लिख दो कितना, कितना विड्रॉ करके लाए हो भैया आप, ये रहा, आप लाए हो 4000, है ना, 4000 विड्रॉ करके लाए हो, तो भैया बैंक से 4000 लेकर आए हो, तो कैश आपका 4000 इंक्रीज हो जाएगा, किस नाम से होगा, टू बैंक अकाउंट के नाम से हो जाएगा। डेट दी है आपको 23 अक्टूबर। इसके बाद सेम एंट्री, अब इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी भी लिखते हैं, है ना, भूलना नहीं है। उसके बाद 23 अक्टूबर को यही चीज हम यहाँ पे भी लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट से, बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, और हमारा क्या हो गया, बैंक में 4000 कम हो गया, तो पेमेंट साइड बैंक के कॉलम में क्या कर दो, 4000 क्रेडिट कर दो, डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या। और हाँ एक चीज और क्या, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके सामने सी लिख देंगे, ओके। चलिए अब भैया लाइक शेयर कर दो, फिर आगे के ट्रांजेक्शन्स को भी समझें, जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर रिमेनिंग चीजें भी समझेंगे, 24 से फिर देखेंगे, यहाँ तक हो गया है, जल्दी जल्दी फटाफट सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर करना है, कर दिया, ठीक है। चलो फिर आ जाओ भैया, 24 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं, पेड टू घनश्याम एंड कॉर्पोरेशन, कितना, 3000 रिसीव्ड डिस्काउंट। अब भैया आपने घनश्याम और कॉर्पोरेशन को कितना पे किया है, 3000, और अब आपको डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है, तो अगेन वही बात आ गई कि भैया डिस्काउंट की तो कोई एंट्री होगी नहीं, कोई एंट्री नहीं करेंगे, और अब आपने उनको पे किया है, ठीक है, आपने उनको पे किया है, तो इसकी एंट्री करेंगे, जिसको पे किया है उसके नाम से पेमेंट साइड पे एंट्री करेंगे, क्या, बाय घनश्याम एंड बाय घनश्याम अकाउंट, ठीक है, कितना, 1000, राइट, तो 1000 हमने कैश के साइड पे लिख दिया, और 24 अक्टूबर आपको डेट दी हुई है तो वो लिख दिया हमने, ठीक है। अमाउंट 1000 ही दिया है ना, अमाउंट 3000 है आई थिंक, घनश्याम, हाँ 3000 है, ठीक है, इसको हम लोग 3000 कर देते हैं।
चलो राइट, ये हो गई भैया 24 अक्टूबर की एंट्री। अब देखो डिस्काउंट रिसीव 100 रुपए, 100 रुपए का डिस्काउंट भी मिला है, पर भैया इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। और इधर भी जो एक डिस्काउंट था 250 का, इसकी भी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट की हमें कोई एंट्री नहीं करनी होती। भैया ये प्लस जैसा नहीं लग रहा है ना, इसको प्लस मत समझना, ये क्रॉस है, क्योंकि इसकी एंट्री नहीं करी है। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे नीचे वाली, क्या दिया 25 अक्टूबर को, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस। भाई खुद के पर्सनल खर्चे के लिए आपने बैंक से विड्रॉ किया है, मतलब ड्रॉइंग करी है कि नहीं, पर्सनल खर्चा है आपका। तो भैया हमारा बैंक में तो पैसा कम हो गया ना, हम बेचारे बिजनेस वालों का तो बैंक से पैसा कम हो गया है। पेमेंट साइड पे लिखेंगे क्या, बाय ड्रॉइंग अकाउंट, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। कितना किया है, 25 अक्टूबर की बात है, कितना आपने विड्रॉ किया है, तो देख लीजिए कितना किया है आपने, 3000 किया है। ठीक है, तो बैंक से किया है ना आपने, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। हाँ, तो बैंक में आपका बैंक के कॉलम में कितना लिख लेंगे, 3000 लिखेंगे। डन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 27 अक्टूबर को, सोल्ड गुड्स आपने बेचे हैं, कैश में बेचे हैं, क्योंकि कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब कैश में बेचे हैं। कितने, 11000 के। तो 11000 के बेचे हैं, तो भैया पेमेंट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, कितना, 11000। डन। डेट कितनी दी है हमें, 27 अक्टूबर, राइट, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 27 अक्टूबर। चलिए अब 28 अक्टूबर को क्या दिया, रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड। जो गुड्स आपने बेचे हैं उस पे आपको चेक मिला है, तो भैया चेक मिला है, अभी सिर्फ आपको क्या हुआ है, चेक मिला है। मतलब अगेन वही बात आ गई कि चेक मिला है ना, चेक अभी आपके हाथों में है, चेक इन हैंड है, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, आपने उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो अभी ये बैंक ट्रांजैक्शन तो हो गई नहीं, क्योंकि चेक तो अभी आपके हाथों में ही है, चेक इन हैंड है। समझ गए, चेक कहाँ पर है, ये जो चेक है आपके हैंड में है। ठीक है, यही कह रहा है ना, रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड। आपने जो गुड्स बेचे उस पर आपको भी सिर्फ चेक मिला, क्या आगे लिखा है कि आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, आपने उसको बैंक में प्रेजेंट कर दिया, आपने उसको बैंक्ड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो मतलब वो चेक अभी आपके हाथों में, ना वो कैश बना, ना वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ना वो बैंक ट्रांजैक्शन कहलाएगा, तो भैया इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। अगेन पिछले सवाल जब मैंने आपको पिछली क्लास में जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें भी जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया था उसमें भी मैंने बताया था आपको। अगेन एक चीज और यहाँ पे भी बताऊंगी कि यदि ऐसी कोई एंट्री है जिनकी हम रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं कर रहे हैं, तो जब पूरा क्वेश्चन हो जाता है, जब पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो लास्ट में आप स्टार बना के वहां पे नोट लिख सकते हैं कि हमने क्यों नहीं करी इस तारीख की 28 अक्टूबर की एंट्री हमने क्यों नहीं करी। तो रीजन क्या है इसका, वी हैव नॉट एंटर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ 28 अक्टूबर इन द डबल कॉलम कैश बुक बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन हैज गिवन दैट इन दिस वी हैव नॉट, मतलब हमने क्या किया, हम लोगों ने बैंक में अभी जाके चेक डिपॉजिट नहीं कराया, वी हैव नॉट डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक, राइट। अभी हमारे पास जो चेक है वो क्या है, हैंड में है, राइट, वी हैव चेक इन हैंड, वी हैव नॉट डिपॉजिटेड इट इनटू द बैंक। ऐसे करके आप एक लाइन में स्टेटमेंट लिख दोगे, बढ़िया प्रेजेंटेशन हो जाएगी, राइट। तो ये हो गया आपका 28 अक्टूबर का। अब लास्ट देख लो भैया 29 अक्टूबर का क्या कह रहा है, रिसीव्ड पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल ऑफ 5000 एंड डिपॉजिटेड 3000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। क्या मतलब हुआ कि भाई अखिल नाम का एक व्यक्ति है, उससे आपको रिसीव हुआ है 5000 का अमाउंट, है ना, उससे आपको 5000 का अमाउंट मिला है। रिसीव पार्ट पेमेंट फ्रॉम अखिल ऑफ 5000, 5000 अखिल से आपको रिसीव हुए हैं, 5000 आपको मिल गए हैं, जिसमें से स्टूडेंट्स आपने डिपॉजिट कर दिए 3000 बैंक में, है ना, 3000 आपने बैंक में जिसमें से क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए हैं। और तो फिर बाकी कितने, अब आपके पास कैश में रिमेनिंग कितना बचा। आप देखो, यदि पूरा 5000 आपको रिसीव हुआ था, जिसमें से 3000 यदि बैंक में जमा करके आ गए, मतलब 2000 आपके पास कैश बचा है, बचा कि नहीं बचा, 2000 आपके पास स्टिल क्या है, कैश है, 2000 कैश है और 3000 आपका बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरा आपको 5000 की पेमेंट हुई है, तो पेमेंट साइड ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी पेमेंट नहीं, आपको ये रिसीव हुआ है, ये पैसा आपको मिला है ना, रिसीव, तो रिसिप्ट साइड लिखेंगे, डेबिट में टू अखिल अकाउंट। कितना रिसीव हुआ है, तो दो तरीके से हुआ है, 2000, देखो टोटल 5 हुआ है, जिसमें से आपने 3000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो भैया बैंक में कितना आएगा, 3000 आ जाएगा, और जो रिमेनिंग 2000 है वो आपके पास कैश में है।
डन, समझ में आ गया, लास्ट वाली एंट्री समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। चलिए तो भैया इस तरीके से हमने कर दी एंट्री, राइट। चलिए अच्छा रिसीव्ड, अच्छा ये जो हमारी 28 अक्टूबर वाली एंट्री है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, रिसीव्ड चेक फॉर गुड्स सोल्ड। अच्छा ये जो गुड्स हम लोगों ने सोल्ड किए थे, इसकी एंट्री हम करेंगे। देखो इसकी एंट्री क्यों करेंगे ये भी समझो। अभी मैंने क्या बोला था, इसकी एंट्री नहीं होगी, बट स्टूडेंट इसकी एंट्री करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रिसीव हो गया है हमें चेक, जो हमने गुड्स बेचे थे, जो भी कहाँ पे बेचे होंगे, ये जो आगे हमने गुड्स बेचे थे ना, ये वाले कौन से, शायद ये वाले सोल्ड गुड्स 27 को, या जो भी फर्दर पिछले बार जो भी कंपनी ने गुड्स सोल्ड किए थे उस पे चेक रिसीव हो गया है, राइट। चेक रिसीव हो चुका है तो हम, क्योंकि अब देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं दिया, देखो यहीं पे होती है कंफ्यूजन, यहीं पे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि अब आपको स्पेसिफिकली तो कुछ भी नहीं दे के रखा कि जो आपने गुड्स सोल्ड किए हैं उसमें जो चेक है आपको रिसीव हो गया है, आपने बैंक में प्रेजेंट किया, आपने बैंक में ले जाके उसको डिपॉजिट किया, नहीं किया, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया हमें क्वेश्चन में। या तो क्वेश्चन में दिया होता है, वैसे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में दिया होता है, जैसे यहाँ पे भी दिया था कि भैया आपने डिपॉजिट कर दिया जितना भी बैंक का पेमेंट था, और भी एक जगह और हमें दिया हुआ था, है ना, हर जगह स्पेसिफिकली देते हैं। लेकिन यदि नहीं दिया तो उस कंडीशन में भैया कंफ्यूजन तो होती है। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या मान के चलेंगे कि जो चेक हमें रिसीव हुआ है उसे हमने क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, राइट। इसको हम इस कंडीशन में ये मान के चलेंगे कि जो आपको चेक रिसीव हुआ है वो आपने बैंक में डिपॉजिट करके आ गए हो, राइट। यही हमको कंसीडर करके चलना है। यदि स्पेसिफिकली डिपॉजिट किया है, ये दिया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं दिया तो फिर आप ये भी यही कंसीडर करना कि हमने उसको डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। तो सेम चीज करेंगे भाई 28 अक्टूबर की भी एंट्री, क्योंकि वो चेक हमें मिल गया तो इसकी हम कहाँ पे करेंगे, चलो इसके नीचे इसके पहले ही कर देते। चलो तो ये अखिल वाली एंट्री नीचे आ जाएगी आपकी, अखिल अकाउंट की एंट्री हम नीचे कर देते हैं, ये 2000 और ये 3000, ठीक है। अब ये जो आपकी चेक वाली एंट्री थी, तो चेक वाली किसके नाम से चेक है, देखो गुड्स आपने सोल्ड किए हैं तो सेल्स के नाम से, ठीक है, सेल्स अकाउंट चेक है। तो भैया बैंक के अकाउंट में कितना अमाउंट दिया है, हमें दिया है 19,000, है ना। तो हमें क्या दिया है 19,000, तो हम इसको लिख देंगे 19,000, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो भैया इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, राइट। यहाँ पे बस इस वाली एंट्री देखो, इसके पहले डेट लिख लेते हैं 28 और 29, ठीक है। ये हो गया भैया 28 अक्टूबर और ये है 29 अक्टूबर, ठीक है। इसमें आपकी कॉन्ट्रा एंट्री एक थी 23 अक्टूबर की। चलो तो भैया देखो, अब इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट था वो बस एक यही वाला था जो हमने अभी देखा, सेल्स वाला, कि भैया सेल्स करी है, गुड्स सोल्ड किए, उस पर चेक रिसीव हो गया है। अब कंफ्यूजन यही आती है कि वो चेक इन हैंड है या वो चेक डिपॉजिट हो चुका है। तो देखो ट्रिक बता देती हूँ, मैं भी ये क्वेश्चन को पढ़ के कंफ्यूज हो गई थी, मैंने भी सोचा कि ये जो है वो अभी चेक इन हैंड है। लेकिन एक चीज याद रखना, यदि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे के रखा है कि जो आपका चेक है चेक इन हैंड है, तो ही आप उसको चेक इन हैंड कंसीडर करना, अदरवाइज आप ये कंसीडर करना कि वो डिपॉजिट हो चुका है, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, आपको यही कंसीडर करना है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। जैसे कि यहाँ पे भी था कि रिसीव चेक फॉर गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आपने सोल्ड किया उस पर आपको चेक रिसीव हो गया, तो हमने ये माना कि हमने उसको डिपॉजिट भी कर दिया, इसीलिए हमने उसकी एंट्री करी। लेकिन यदि यहाँ पे ये लिखते कि हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया बल्कि वो अभी चेक इन हैंड है या फिर पोस्ट डेटेड चेक है, जब भी पोस्ट डेटेड चेक हो, सिर्फ पोस्ट डेटेड दिया और डिस्काउंटेड नहीं दिया, क्योंकि डिस्काउंटेड दिया है तो वो बैंक ट्रांजैक्शन बन जाएगा, लेकिन सिर्फ क्या दिया है, पोस्ट डेटेड चेक दिया है। और यदि फिर आपको क्या दिया है, एक ऐसा चेक जो अभी क्या है आपके हाथों में है, मतलब चेक इन हैंड। चेक इन हैंड और पोस्ट डेटेड चेक को हम बैंक ट्रांजैक्शन नहीं मानते और इसकी एंट्री भी नहीं करते। लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे कि चेक आपको रिसीव हो गया है, तो हम यदि क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि वो चेक इन हैंड है, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी दिया था कि चेक इन हैंड भी नहीं लिखा, पोस्ट डेटेड चेक भी नहीं लिखा, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे कि हमने इसको डिपॉजिट कर दिया है। डन। तो भैया इस तरीके के यदि क्वेश्चन आए तो बहुत ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। स्टूडेंट समझ आ गया। तो भैया ये हो गया क्वेश्चन, टोटल 29 ट्रांजेक्शन 29 डेट वाले डेट तक के ट्रांजेक्शन थे जो हमने कंप्लीट कर ली। तो आइए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट, अच्छा अभी तो टोटलिंग बाकी है, चलो पहले टोटलिंग करो।
कितनी हो रही है टोटल, देखो तो आपको मालूम है कि डेबिट साइड ही बड़ा होता है, क्रेडिट साइड पे छोटे बैलेंस होंगे, डेबिट साइड का बैलेंस आएगा। तो पहले कैश कॉलम का टोटल कर लो, कितना आ रहा है कैश कॉलम का टोटल, फटाफट बताओ। कैश कॉलम का टोटल करेंगे कितना आएगा, 52,000 आ रहा है, ठीक है। यहाँ का यदि आप टोटल करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 52,000। सिमिलरली बैंक कॉलम का टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है डेबिट साइड पे बैंक कॉलम का टोटल, तो ये 75, 19 और 3000, टोटल आपका 97,000 आ जाएगा, ठीक है। टोटल आपका 97,000 आ जाएगा। सेम क्रेडिट पे भी आना चाहिए, कितना 52 और 97, 52,000 एंड 97,000 यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तीनों टोटल कर लो, देखो 5 और 3 कितने हो गए, टोटल 8,000 और 150 मतलब 8,150 है। माइनस कर दो 52,000 में से, आपका क्या आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, 31 अक्टूबर। चलो कर दो भैया, कितना हो रहा था टोटल 8,150 है ना। 8,150 को 52,000 में से माइनस करना है, समझ गए ना, इन तीनों को प्लस किया, 8,150 आ रहा है, इसमें से माइनस कर दो, कर दीजिए माइनस, कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43,850, ठीक है, 43,850। उसके बाद अब ये कर दो भैया, देखो 15 और ये 5 हो गए 20 और ये हो गए आपके 24 और ये 3, टोटल कितने हो गए 25, 26, 27,000 है। 97,000 में से माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, टोटल 70,000, कितना 70,000 बचेगा। ये आ गया भैया बैलेंस, ठीक है। 27,000 को 97,000 में से माइनस किया तो हमारे पास 70,000 बैलेंस आ गया, राइट। अब आपको मालूम है हम इस बैलेंस को क्या करते हैं, अब ये हो गया 31 अक्टूबर, महीना खत्म हो गया है। अब अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा 1 नवंबर, तो 1 नवंबर पे ये जो बैलेंस है कैश और बैंक का, इसको यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। तो हम भी कर लेते हैं, ये जो बैलेंस है पहले तो टोटलिंग वाला इसको कर दो भैया क्लोज, रुक जाइए, चलिए इसको कर दिया। अब ये जो बैलेंस है आपका, इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मंथ मतलब 1 नवंबर 2024, नहीं 23 है ना, ये 23 का है, हाँ। क्या करेंगे इसको, देखो थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, चलिए तो कितना हो गया अपना 2024 1 नवंबर, ठीक है। पहली तारीख को क्या कर लेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना हो जाएगा वही बैलेंस, कितना 43,850 है ना, 43,850 और 70,000। डन स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये हमने क्या कर दिया भैया बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, ओके। तो भैया समझ आ गया, ये बन गई क्या हमारी डबल कॉलम कैश बुक, राइट, समझ आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, ले लिया सभी ने। चलिए तो कैसा लगा भैया डबल कॉलम कैश बुक वाला क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट सीखे। स्पेशली बैंक ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कैश के ट्रांजैक्शन तो बहुत आसानी से पता लग जाते हैं, पर दिक्कत आती है ज्यादातर बैंक के ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ हमने कुछ नई चीजें भी सीखी है ना, तो क्या क्या नया नया सीखा, देखो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली सीखी हमने कि भैया कैश यदि आपका बैंक में चेक वाला यदि आपका ट्रांजेक्शन है तो चेक इन हैंड है तो रिकॉर्ड नहीं करते, पोस्ट डेटेड चेक है और डिस्काउंट नहीं कराया तो रिकॉर्ड नहीं करते, डिस्काउंट करा दिया तो हम बैंक मानते हैं कि भाई वो बैंक ट्रांजैक्शन है। और यदि कुछ भी नहीं दिया, जैसे कि यहाँ वाला केस था, कुछ भी नहीं दिया था, बस चेक रिसीव हुआ है तो मान लो आपने उसको डिपॉजिट भी कर दिया है, डन। तो इस तरीके से सारी चीजों को बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए करेंगे तो सारी चीजें आपको हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। मजा आया आज का क्वेश्चन सॉल्व करके, तो भैया लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी कि भाई फटाफट से सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दे, राइट। सो स्टूडेंट दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने डबल कॉलम कैश बुक का सेकंड क्वेश्चन किया था, अभी और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वाली क्लासेस में, ठीक है। तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग एक नया सवाल करेंगे डबल कॉलम कैश बुक का। तो आप लोग को बने रहना है, सेम टाइम सेम चैनल पर हम लोग फिर से मिलेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर, जो प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन,
सीबीएसई बोर्ड के कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, इसी के साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस देखनी है रिकॉर्डेड, लाइव, जैसी भी देखनी है, सब कुछ यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप एक बार विजिट जरूर करना या फिर हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। अदरवाइज वेबसाइट पे भी आपको सारी चीजें, ओवरऑल सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में हम प्रोवाइड करते हैं। राइट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। सभी को आज की क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। राइट, इसके अलावा यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमें फॉलो करके क्या कर सकते हो, अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हो। और यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना है तो सबको पता है लिंक कहाँ मिलती है, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाकर चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। राइट, सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सवाल के साथ, तो आप लोगों को जरूर जुड़ना है नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।